हेलो एवरीवन, हमारे अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने जो पिछली जो क्लास थी है ना, उसको हम शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही शानदार मिलने वाला है आपको, है ना। और शानदार तरीके से यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। और अगर हम बात करें कि आज एक और नेक्स्ट जो हमने हार्मोन लिया है, उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, है ना, जिसको हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और आज हम बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर वृद्धि हार्मोन को समझने वाले हैं। जैसे हम बात करें कि जो सेल होती है ना, वो तीन तरह की होती है। एक होती है हमारी स्टेम सेल, एक होती है नॉर्मल सेल, और एक होती है कॉर्पस्कल्स, है ना। कॉर्पस्कल्स को हम क्या बोलते हैं? कणिकाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कणिकाएं भी कहते हैं। जैसे हम बात करें रेड ब्लड सेल हो गई और वाइट ब्लड सेल हो गई, तो ये सारी क्या है स्टूडेंट? ये सारी हम बात करें कि ये सारी कॉर्पस्कल्स है ना। और कॉर्पस्कल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल है ना, कोई भी सेल है, उसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में क्या होता है, कुछ समय तक वो जीवित रहेगी और जीवित रहने के बाद में उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी स्टूडेंट। और अगर हम बात करें कि जो जन्म से लेकर जो मृत्यु के बीच का जो ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट, और उसी ड्यूरेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइफ स्पान, है ना। उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं स्टूडेंट, इसको नहीं भूलना है। और हम बात करेंगे ऐसी कोशिकाओं में जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसमें आरबीसी में क्या होता है? सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है ना। जैसे हम ऊंट की बात करें, लामा की बात करें, तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है, जो उनकी जो आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है ना, जो कणिकाएं होती है, उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें स्टेम सेल के, तो स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जो क्या करती है? वो सेल डिवीजन करती है, मतलब एक सेल से कितनी सेल बना देगी? 2 सेल। फिर एक सेल इसको लेंगे और इससे भी कितनी बन जाएगी? 2। इस तरीके से जो सेल है वो डिवीजन होता रहेगा स्टूडेंट, है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें नॉर्मल सेल कौन सी होती है, तो नॉर्मल सेल ये कैसी होती है? तो इसमें भी क्या होता है कि एक कोई सेल है ना, कोई सेल है ना, तो वो जो सेल है वो क्या होगा? इसमें बिल्कुल भी सेल डिवीजन क्या होगा? वो एब्सेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और इसकी लाइफ स्पैन कितनी हो जाएगी? लगभग 10 दिन होती है। ये स्टूडेंट आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि ये है हमारे जो बोन होता है ना, जो हड्डी होती है, उसकी हमने संरचना बनाई है। और अगर हम बात करें कि हड्डियों की जो ये प्लेट मैंने जो बना रखी है ना, इसी प्लेट में ओस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि अपरिपक्व जो कोशिका होती है, ब्लास्ट मतलब अपरिपक्व, है ना। इमेच्योर जो सेल्स होती है उसी को हम ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है हमारा, है ना, यहाँ पर जो स्टेम जो सेल है ना, उसको हम इस ओस्टियोब्लास्ट कह रहे हैं। मतलब हड्डियों की प्लेट में ओस्टियोब्लास्ट जो कोशिका पाई जाती है, और इसी ओस्टियोब्लास्ट कोशिका को हम कह देते हैं बोन फॉर्मिंग कोशिका कह देते हैं, है ना स्टूडेंट। आपको बिल्कुल भी इसको नहीं भूलना है। और हम बात करें कि यही जो ओस्टियोब्लास्ट है, इसका डिवीजन होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा। और एक टाइम के बाद में ऐसा होगा कि वो क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। इमेच्योर जो कोशिका थी उससे क्या हो जाएगी? मैच्योर कोशिका बन जाएगी। और मैच्योर कोशिका बनने के बाद में वो क्या बन जाएगी? वो ओस्टियोसाइट कहलाएगी इसके बाद में, है ना स्टूडेंट। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्टेम सेल क्या होती है, नॉर्मल सेल क्या होती है, और कॉर्पस्कल्स क्या होती है ना। फिर हमने बात करी, फिर जो बोन्स होती है, बोन्स जो प्लेट होती है ना, जो इमेच्योर जो सेल है ना, इमेच्योर जो सेल है वो क्या करेगी? सेल का डिवीजन करेगी, है ना, सेल का डिवीजन करेगी। और सेल का डिवीजन करने के बाद में एक परिपक्व कोशिका बनेगी। उस परिपक्व कोशिका को हम क्या बोल रहे थे? ओस्टियोसाइट, है ना। और ये सेल डिवीजन
करती है, मतलब क्या करती है, ये वृद्धि कर रही है ना, धीरे धीरे क्या कर रही है, सेल से, एक सेल से 2 बनाए, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बोन फॉर्मिंग कोशिका। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम सारी चीजें नोट डाउन करने वाले हैं, है ना, एक एक चीज करके हम अब नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ना चूके, विशेष करके फर्स्ट ग्रेड, आरएएस और सेकंड ग्रेड, है ना, जो भी तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। अब जैसे कि हम बात करें कि जो फर्स्ट जो पॉइंट है आप उसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, हड्डियों की प्लेट में, हड्डियों की प्लेट में ओस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, बोन फॉर्मिंग कोशिका भी कहते हैं। स्टूडेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, यह विभाजन होकर क्या बना देती है, यह विभाजन होकर ओस्टियोसाइट बनाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसी ओस्टियोसाइट को हम क्या कहते हैं, इसी ओस्टियोसाइट को हम हड्डी की कोशिका भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में हम बात करें ओस्टियोब्लास्ट में जो कोशिका विभाजन है ना, ओस्टियोब्लास्ट में कोशिका विभाजन किस हार्मोन से होता है, वृद्धि हार्मोन से होता है। किस हार्मोन से होता है स्टूडेंट, वृद्धि हार्मोन से होता है ना, ये हो गया। और लेकिन हम बात करें कि ये जो हार्मोन है, जो ये जो वृद्धि हार्मोन है ना, ये क्या होता है, 18 वर्ष के बाद जो ये ओस्टियोब्लास्ट जो कोशिका होती है वो नष्ट होना शुरू कर देती है। 18 वर्ष के बाद ये नष्ट हो जाती है। स्टूडेंट आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं कि बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी से वृद्धि हार्मोन की कमी से ड्वार्फिनिज्म, जिसको हम बोलते हैं बौनापन, हो जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन की
अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, इससे हो जाता है एक हम बात करें जाइगेटिज्म, है ना, भीमकायता, भीमकायता हो जाता है। तो स्टूडेंट आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, और इसको ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो वृद्धि हार्मोन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि जब वयस्क अवस्था आती है, उस वयस्क अवस्था के अंदर, है ना, या फिर क्या हो जाए, इस वयस्क अवस्था के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है इसका क्या हो जाए, इसकी वृद्धि हो जाए, है ना, क्या हो जाए, तो इसकी अगर वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होने से क्या होगा स्टूडेंट, कि एक रोग होगा, और उस रोग का नाम है एक्रोमेगेली। और ये जो एक्रोमेगेली है इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी एक अंग का क्या हो जाना, बड़ा हो जाना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये जो होती है ये 18 वर्ष के बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, है ना। स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक और पॉइंट लिखिए आप, वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। और इसी एक्रोमेगेली को क्या बोल रहे थे हम, कि किसी एक अंग का बढ़ना, है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोमेगेली। स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम एक अच्छी सी चीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये आपका क्या था, ये ग्रोथ हार्मोन, है ना, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन। अब आप नोट डालेंगे, है ना। तो स्टूडेंट हम देख रहे थे यहाँ पर, जैसे कि हमने नोट यहाँ पर डाला है, और नोट डालने के बाद में हमने देखा यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है ना। तो यहाँ डायग्राम में आप दिख रहा होगा, ये क्या है, ये गर्भाशय है। क्या है ये गर्भाशय है। क्या है ये गर्भाशय है, और इसमें क्या है, ये एक मुन्ना पल रहा है ना। तो हम बात करें कि ये जो मुन्ना है, तो ये जो है हमारा मतलब शिशु, है ना। तो ये जो शिशु है ये कहाँ से लगा हुआ होता है, कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, तो प्लासेंटा, है ना, जिसको हम अपरा भी कहते हैं। स्टूडेंट इसको बिल्कुल नहीं बोलना है, इसको क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। और ये अगर हम बात करें, ये जो प्लासेंटा है ना, ये जो प्लासेंटा है ये क्या करता है, एक तो ये जो भ्रूण है, ये जो शिशु है, इसको क्या कर देता है, न्यूट्रिशन देगा, है ना, न्यूट्रिशन देगा। और दूसरी चीज क्या है, ये सपोर्ट करेगा, है ना, सपोर्ट देगा। और अगर हम बात करें कि ये वाला जो हम बात करें, ये जो प्लेसेंटा है ना, जब महिला में जो प्रेगनेंसी होती है तब ये जो प्लासेंटा है ये एज अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, और अंतःस्रावी
अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है और उस अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगा और इससे बहुत सारे हार्मोन निकलेंगे, है ना। हार्मोन निकलेंगे और हार्मोन कौन कौन से निकलेंगे, तो HCGH है ना, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसको कहते हैं, है ना। और एक होता है रिलैक्सिंग हार्मोन और एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। जो पिछला जो हमारा सेट का जो एग्जाम हुआ था वहां से हमारा जो अधीनस्थ जो बोर्ड है उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो ये हो सकता है इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले या फिर यही रिपीट कर दे, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। और ये जो HCGH जो हार्मोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्टूडेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये कहां पर पाया जाएगा, जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसके मूत्र के अंदर ये हार्मोन उपस्थित होगा, है ना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसी हार्मोन की वजह से, है ना, HCGH, है ना, इसी हार्मोन की वजह से हम बात करें कि जो यूरिन है ना, इस यूरिन से ही क्या करते हैं फिर प्रेगनेंसी टेस्ट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि एक होता है रिलैक्सिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन है स्टूडेंट, रिलैक्सिंग हार्मोन है, तो इसको भी आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। और रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है ना, ये क्या करेगा, जब मतलब हम बात करें कि जब जो गर्भाशय है उसमें जब शिशु है वो क्या करेगा, क्या मतलब बाहर निकलने मतलब यानी प्रसव के दौरान, है ना, प्रसव के दौरान क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो हार्मोन होता है वो गर्भाशय में क्या करता है, गर्भाशय के अंदर क्या करता है, ये शिथिलन और संकुचन करता है ना। शिथिलन और संकुचन करने से क्या हो जाएगा कि ये जो हार्मोन है ना, एक और हमने हार्मोन पढ़ा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है कि उस हार्मोन के साथ में मिल जाता है ना, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। और इसीलिए ये जो आपका रिलैक्सिंग हार्मोन है और जो एक और जो हमारा हार्मोन था और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, है ना। मतलब ये जो रिलैक्सिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इन दोनों हार्मोनों को क्या बोलते हैं, प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है, प्रसव सहायक हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप इस रिलैक्सिंग हार्मोन में एक चीज लिखेंगे कि इस हार्मोन को क्या कहते हैं, है ना, प्रसव हार्मोन, ऐसा ही लिख लीजिए, प्रसव हार्मोन कहते हैं। और इसके साथ में एक और हार्मोन कौन सा था, कौन सा हार्मोन था हमने पढ़ा था, जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। स्टूडेंट कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर स्टूडेंट, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, यूं समझिए आप, है ना। तो इसको आप बिल्कुल भी, है ना, एज अ नॉलेज भी आपको ध्यान रखना है। HCG जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है ना। और हम बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, तो ये जो सारे हार्मोन है ना, ये कहाँ से निकलेंगे, ये निकलेंगे तो महिला के अंदर से, है ना, महिला के अंदर से निकलते हैं। और कहां से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। और कहां से निकलते हैं, प्लासेंटा, प्लासेंटा में ही, प्लासेंटा जब प्रेग्नेंट होती है महिला उस समय जो प्लासेंटा से जो प्लासेंटा होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, इसलिए यहाँ से हार्मोन निकलते हैं। कुछ कौन से 4 प्रकार के हार्मोन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमने बता दिए हैं। ये कभी भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको कभी भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम और अब आगे की ओर चलते हैं, तब तक एक बार इसको नोट डाउन करेंगे आप स्टूडेंट, है ना, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन करने के बाद में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें, है ना, एक नेक्स्ट जो ग्रंथि जो हार्मोन है
है ना। इस हार्मोन के बाद में हम अब जो नेक्स्ट जो ग्लैंड है उस ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, थर्ड नंबर की, और वो ग्लैंड है आपकी पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्रंथि, है ना। तो ये पीनियल ग्रंथि के बारे में भी अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम बात करें पीनियल ग्रंथि, है ना। ये पीनियल ग्रंथि होती क्या है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे हम बात करें ये क्या है, ये आपकी स्किन है ना। ये स्किन है ना। आप समझते होंगे ये स्किन जो चमड़ी होती है ना वो, है ना। और अगर हम बात करें कि ये जो स्किन है ना, तो इसमें क्या पाई जाती है? स्किन सेल, है ना, स्किन कोशिका। और इसी स्किन कोशिका को हम क्या बोलते हैं? मिलेनोसाइट, है ना। क्या बोलते हैं? मिलेनोसाइट। और इसी मिलेनोसाइट में क्या पाया जाता है स्टूडेंट? मिलेनिन वर्णक पाया जाता है। मिलेनिन वर्णक पाया जाता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये जो मिलेनोसाइट है ना, जो कोशिका है मिलेनोसाइट, ये कौन सा? मिलेनिन वर्णक जो होता है ना। ये जो मिलेनिन वर्णक है ये क्या करेगा कि ये जो मेलेनोसाइट है ये क्या करेगा? यूवी जो रेज होती है, यूवी जो लाइट होती है उसको अवशोषित करेगा। और अवशोषित करने के बाद में क्या करेगा? ये मेलेनिन पिगमेंट जो होता है इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हम बात करें मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, इसकी हमने चर्चा की थी कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ रहे थे हम। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहाँ से निकल रहा था? जो मिडल लेमिला जो पोर्शन था, जो बीच वाला जो पोर्शन था, वहां से ये निकल रहा था। एकमात्र हार्मोन है जो बीच में से निकलता है और वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करता है? ये करेगा जो भी यहाँ पर जो सेल है, मेलेनोसाइट जो सेल है ना, इसमें से क्या करेगा? ये मेलेनिन जो पिगमेंट है उसको सेंट्रल के अंदर क्या करेगा? केंद्रित करेगा। और केंद्रित करने के बाद में क्या होगा? इसको एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेट करने के बाद में क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। स्टूडेंट ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और इसी पिनियल ग्लैंड को हम कहते हैं जैविक गड़ी। जैविक गड़ी, क्लियर? बायोलॉजिकल क्लॉक, ये आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। और इसी को हम कह देते हैं स्टूडेंट पिनियल ग्रंथि की तीसरी आंख। पिनियल ग्रंथि की तीसरी आंख के उपनाम से भी जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम इसका लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होगी और अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। अब जैसे पिनियल ग्लैंड है ना, पिनियल ग्लैंड में ही कुछ चीजें हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं बहुत सिस्टमेटिक वे से। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि, इसी ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक गड़ी, है ना। इसी को कहते हैं तीसरी आंख, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके बाद में हम नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद में जो हम नोट डाउन करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ना। तो वो है हमारा त्वचा की कोशिका को मिलेनोसाइट कहते हैं। त्वचा की कोशिका को क्या कहते हैं? त्वचा की कोशिका को मिलेनोसाइट कहते हैं।
त्वचा की कोशिका को क्या कहते हैं स्टूडेंट? मेलेनोसाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्योंकि इसमें मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। स्टूडेंट इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि मेलेनिन जो वर्णक होता है वो पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित करता है। मेलेनिन वर्णक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है स्टूडेंट। एक ये चीज आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला MSH हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला MSH हार्मोन मेलेनोसाइट जो है उसको सक्रिय करता है। मेलेनोसाइट को सक्रिय करता है। स्टूडेंट इसको लिखेंगे, आप एक बार नोट डाउन करें इसको अच्छे से, है ना। और इसको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद में क्या हो जाएगा? मेलेनिन वर्णक का स्राव करता है। और जो ये मेलेनिन जो वर्णक है ये क्या करेगा? जो यूवी रेडिएशन, जो लाइट आती है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो मेलेनिन वर्णक है उसका कलर है वो परिवर्तन कर देगा, और परिवर्तन करने के बाद में कैसा हो जाएगा? ब्लैक, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट विशेष रूप से, है ना। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें। इसके बाद में हम और चीजें यहाँ पे और नोट डाउन करते हैं। तो आप सभी ने ये सारी चीजें क्या उतार ली होगी स्टूडेंट, है ना। तो ये आप विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि, इसी को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इसको कहते हैं जैविक घड़ी, और तीसरी आंख के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप इसको बहुत अच्छे से, हमने यहाँ पर 2 आज ग्रंथि पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है ग्रोवथ, जो हार्मोन एक तो निकल रहा था वो पढ़ा है ना। जो ग्रोवथ हार्मोन है वो कहाँ से निकल रहा था? वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था, है ना। इससे पहले हमने ADH की बात करी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की बात करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनसे होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, हर एग्जाम में आप देखेंगे, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें देखेंगे तो आपको एक न एक प्रश्न वहां पर देखने को मिलेगा, है ना वो। और इसका मैं लाइव जो मतलब यानी कि हम बता सकते हैं कि लाइव जो एग्जाम्पल है वो मैं बता सकता हूँ कि जैसे आने वाला कोई भी पेपर आए तो हम उसका डिस्कस भी करेंगे, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये यहाँ से इस क्लास से आया है ना। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैं जहां पर इंपॉर्टेंट कह रहा हूं तो वो आपको बिल्कुल ही याद रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है स्टूडेंट, है ना। तो एक बार हम बात करें कि आज की जो क्लास थी हमने, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और जो बाकी का जो है कल, है ना, कल हम एक और ग्रंथि लेंगे, वो है थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है इधर, है ना। तो थायराइड जो ग्रंथि है ना, और पैराथायराइड, मतलब पैरा का मतलब साइंस के अंदर क्या होता है? साइड, है ना, साइड। और जो थायराइड के जो साइड में जो ग्लैंड पाई जाती है उसको हम बोलते हैं पैराथायराइड, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।